दोस्तों 17वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित हो चुका है। मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के लिए एक आवश्यक सूचना है। डिस्कवरी आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सीवीपी श्रीवास्तव सर के द्वारा निबंध की कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। यह कक्षाएं लाइव और रिकॉर्डेड दोनों फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। नए बैच के साथ साथ रिकॉर्डेड पुराने बैच का भी एक्सेस आपको दिया जा रहा है, जिससे आप अपने सुविधा अनुसार कम समय में भी कोर्स को ठीक ढंग से कंप्लीट कर सकते हैं। इस कोर्स में लेक्चर के अलावा आपके निबंध लेखन अभ्यास की विशेष सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। इन सभी खास सुविधाओं का लाभ लेने के लिए आपको डाउनलोड करना होगा डिस्कवरी एकेडमी एप्लीकेशन, जिससे आप कोर्स में शामिल होकर अपने निबंध की तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। सीमित समय तक इस कोर्स पर ऑफर भी उपलब्ध है। अन्य किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमें 9873703231 पर कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। हम लोग को डिस्कस करना है वैश्वीकरण और राष्ट्रवाद, ये टॉपिक है हम लोगों का। ऑनलाइन में है ना लोग? संदीप ऑनलाइन वालों को मेरी आवाज जा रही है अगर तो कल जो बात कर रहे थे हम लोग कि आंसर और ऐसे कैसे भेजना है, उसके लिए ग्रुप बनवा दे रहा हूं मैं, और उस ग्रुप में वो पोस्ट किया जा सकता है। मैं उसका प्रिंट लेकर चेक करके फिर वापस उसको यहाँ से ट्रांसमिट कर दूंगा। राइट संदीप, ऑनलाइन में है ना लोग? मेरी आवाज आ रही है ना वहाँ? ठीक ठीक ठीक। दो शब्द है हमारे पास जो आज टॉपिक है, वैश्वीकरण और राष्ट्रवाद। कैसे डिफाइन करेंगे दोनों को? वैश्वीकरण तो कहीं ना कहीं पढ़ा जरूर होगा, कैसे डिफाइन करेंगे? टेल मी। कैसे डिफाइन करेंगे? ठीक, और क्या परिभाषा हो सकती है? पढ़ा होगा ना, पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ा होगा। पॉलिटिकल बाउंड्री को हटाकर इंटीग्रेट करेंगे हम। पॉलिटिकल बाउंड्री क्या हुई? तो ज्योग्राफिकल बाउंड्री रहेगी। ठीक है, ये कैसे हटेगा? पॉलिटिकल बाउंड्री कैसे हटेगी? इसका मतलब है कि पॉलिटिकल बाउंड्री इज इन आवर फीलिंग्स। ज्योग्राफिकल बाउंड्री तो एग्जिस्ट करती है, पॉलिटिकल बाउंड्री वर्चुअल है, कह सकते हैं। राष्ट्रवाद तो हमारा विचार है ना, हमारी भावना है, तो वो तो भौतिक रूप उसका होगा नहीं। पॉलिटिकल बाउंड्री का भौतिक रूप नहीं होगा, राइट? इकोनॉमिक बाउंड्री का भी नहीं होगा। जब भी होगा तो ज्योग्राफिकल का ही होगा केवल। अगर ऐसी सा वर्चुअल कॉन्सेप्ट है पॉलिटिकल बाउंड्री, उसको हटाने के लिए क्या करने की जरूरत है? क्या होना चाहिए जिसके आधार पर हम पॉलिटिकल बाउंड्रीज को हटा दें विश्व से? अगर मान लिया राष्ट्रवादी है कोई व्यक्ति, राष्ट्रवाद तो यह हो गया कि राष्ट्र के प्रति एक तरह का समर्पण का भाव है। तो जब राष्ट्र के प्रति हमारा इतना लगाव होगा तो पॉजिटिवनेस बढ़ेगी कि हमारा राष्ट्र है। तो राष्ट्रवाद कई बार व्यक्ति को स्वार्थी भी बनाता है ना, कट्टर भी बनाता है कई। तो हम अगर राष्ट्रवादी हैं तो पॉलिटिकल बाउंड्री कैसे हट सकती है? ऐसा नहीं लग रहा है कि दोनों परस्पर अंतर विरोधी हैं? हाँ। तो राष्ट्रवाद और विश्ववाद दोनों परस्पर विरोधी विचारधाराएं लगती हैं। एक चाह रहा है कि राष्ट्र का मतलब है कि राष्ट्र के अंदर की जो चीज़ है, मेरी अपनी संस्कृति, मेरा अपना निर्जातीयता, मेरी वो सब कुछ मेरा अपना है।
और एक तरफ हम कह रहे हैं कि नहीं, इट इज ग्लोब। तो अगर अगर किसी राष्ट्रवादी व्यक्ति को विश्ववादी होना हो, उसमें क्या परिवर्तन होना चाहिए कि मानसिकता में? प्रश्न मेरा आया समझ में? दो शब्द मैं और लिख रहा हूं। एक को कहते हैं पार सीमा, ट्रांस बॉर्डर, और एक को कहते हैं सीमा पार, क्रॉस बॉर्डर। क्या फर्क होना चाहिए? यह भौतिक है, यह मानसिक है, यह मनोवैज्ञानिक। आया समझ मैंने क्या कहा? सीमा पार कहने का मतलब है कि ज्योग्राफिकल बाउंड्री के उस तरफ एक्सचेंज, भारत और अमेरिका के बीच व्यापार हो रहा है, तो हमारा कंसाइनमेंट भारत की भौगोलिक सीमा को क्रॉस करके दूसरे देश की भौगोलिक सीमा में जाएगा। ये सीमा पार है। पार सीमा का मतलब होता है कि व्हेन यू आर मेंटली अक्रॉस द बॉर्डर्स। मेरे लिए फर्क नहीं पड़ता कि मैं भारत में हूं कि अमेरिका में हूं कि पाकिस्तान में हूं, कनाडा में। जैसे मेरे लिए भारत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही मेरे लिए अमेरिका भी इंपॉर्टेंट। आया समझ में क्या कहना चाहता? अगर हम मान लिया भारत भारत के बारे में, भारत की विदेश नीति पढ़ें, तो भारत की विदेश नीति जितने हम लोग पढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं यह भावना रहेगी ना कि भारत हमारा चूंकि राष्ट्र है, इसलिए भारत आमतौर पर गलती नहीं करता। एक पक्षपात जैसा, पक्षपात तो नहीं कहेंगे, थोड़ा सा बायस भारत की तरफ होगा, जो हमारी भारतीयता है उसकी वजह से होगा। यही स्थिति अमेरिका की हो, अमेरिका के लोगों की होगी। जो अमेरिकी है मूल रूप से, वह कहेगा कि अमेरिका इज ए बेटर कंट्री। नहीं, तो इसका मतलब कि हम निष्पक्ष होकर वह अध्ययन नहीं कर रहे। उस निष्पक्षता के लिए क्या करना होगा? मैंने एक बार क्लास में कहा था कि ग्लोब को ऐसे रख दें सामने और ग्लोब के ऊपर चले जाएं और वहां से देखें ग्लोब को अपने नीचे। देन इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द नेशंस। जैसे बाकी राष्ट्र हैं विश्व में, वैसे भारत भी एक राष्ट्र है। तो जब हम सबसे अलग हटकर ऊपर जाकर देखें, तभी हम निष्पक्ष हो सकते हैं। यह गलती पाकिस्तान ने की है, यह गलती भारत ने भी की। अदरवाइज हमें लगेगा कि नहीं, भारत और पाकिस्तान का संबंध इसलिए खराब है कि पाकिस्तान ही सारे फसाद की जड़ है, भारत तो गलती करता ही नहीं। यह हमारी भावना है। लेकिन क्या ऐसा संभव है कि कोई राष्ट्र कभी भी कोई गलत काम नहीं करे? तो ये आदर्शवाद है ना, ये यूटोपिया है, कल्पना की चीज है। ठीक उसी तरह अगर हम मानसिक रूप से सीमाओं को समाप्त कर दें, हम भारतीय हैं तो जितने लोग भारत के रहने वाले हैं वैसे ही अमेरिकी लोग भी हैं, बिकॉज ऑल ऑफ अस आर ह्यूमन बींग्स। नहीं, अगर हम जानवरों की बात करते हैं, तो वेदर वी टॉक अबाउट टाइगर और लायन और बर्ड की, तो हम उसमें कहाँ ज्योग्राफिकली उसको बांटते हैं? बांटते हैं कभी? कभी कहा कि अमेरिकन टाइगर, इंडियन टाइगर, पाकिस्तानी टाइगर का टाइगर है? या हमने वहां तो सीमा नहीं रखी है ना। लेकिन मानव प्रजाति की जहां बात आती है, फुट बाउंड्रीज, राइट, घर के स्तर पर भी, देश के स्तर पर भी, मैं बिहार का, वह उत्तर प्रदेश का, वह तमिलनाडु का, वहां भी हमने बाउंड्रीज बना रखी, राइट। तो अगर पार सीमा का कॉन्सेप्ट हमारे पास नहीं होगा, तो न तो हम राष्ट्रवादी हो सकते हैं और न ही विश्ववादी हो। क्या कहा मैं? अगर भौगोलिक सीमाओं से बाहर चले गए हम मानसिक रूप से, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश, चाहे केरल हो, ऑल आर पार्ट्स ऑफ इंडिया, और भारत का जो मैप है वो आउटलाइन बना दें, उसके अंदर
पार्टीशन नहीं करें तो हम नॉर्थ से साउथ या वेस्ट से ईस्ट सब भारत है। अब मुझे ये जानकारी नहीं है कि केरल कहाँ है और तमिलनाडु कहाँ है और उत्तराखंड कहाँ। ऑल आर पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो हमने कोई सीमा, सारी सीमाएं हटा दी हम। मानसिक भौगोलिक सीमा नहीं हट सकती, भौगोलिक सीमा तो रहेगी ही रहेगी। मानसिक रूप से हमने हमने उस सीमा से अपने आप को अलग कर लिया। तो हम राष्ट्रवादी हो गए, पूरा राष्ट्र मेरे लिए है। और वैसे ही मानसिक रूप से अगर हमने देशों की सीमाएं हटा दी तो हम विश्ववादी हो जाएंगे। आया समझ में? यह काम कैसे हो सकता है? हाउ इट इज पॉसिबल? क्या व्यक्ति में ऐसा परिवर्तन होना चाहिए, उसकी सोच में क्या ऐसी बात होनी चाहिए जिससे कि वह इस स्थिति में आ जाए, कोई भी सीमा उसको के सामने व्यवधान नहीं बने। क्या ऐसा कहा जाए कि उस व्यक्ति को मानसिक रूप से उदारवादी होना चाहिए, लिबरल होना चाहिए ना उसको अपने थॉट्स में। नहीं, अगर वो लिबरल होगा तभी दूसरों की बात भी समझेगा, नहीं तो रिजिड होगा। अगर मैं रूढ़िवादी हूं या यथार्थवादी हूं या आदर्शवादी हूं या समाजवादी हूं या साम्यवादी हूं, तो किसी न किसी एक विचार से जुड़ाव है मेरा, दूसरा विचार मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं कहूंगा कि नहीं, साम्यवाद पूंजीवाद से बेहतर है। जो पूंजीवादी होगा वो कहेगा कि नहीं, पूंजीवादी बेहतर है। लेकिन एक उदारवादी व्यक्ति यह कहेगा कि कुछ बातें साम्यवाद की भी अच्छी हैं और कुछ बातें पूंजीवाद की भी अच्छी हैं, तो क्यों नहीं हम दोनों का मिश्रण करके काम करें जिससे सबका भला हो। राइट? तो व्यक्ति अगर मानसिक रूप से उदारवादी होगा तभी वह पार सीमा के कॉन्सेप्ट पर काम कर सके। नहीं, इसका और तभी हम इंटीग्रेट कर पाएंगे राष्ट्रों को। ऐसे संभव नहीं है। ऐसे तो कल्चर व्यवधान है सबसे पहला, भाषा, भोजन, रहन सहन, बहुत जीवन शैली, इसको बहुत साधारण साधारण चीजें जो संस्कृति, वही व्यवधान है। समझ में? तो अब ऐसी स्थिति में हमारा इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, इज नॉट पॉसिबल। मैं गया था एक बार चाइना, राइट, हांगकांग। हांगकांग इज अ वेरी प्रॉस्पेरस सिटी, बहुत अमीर शहर है हांगकांग की। हांगकांग शहर की प्रति व्यक्ति आय जिस वक्त मैं गया था 2014-15 में, उस वक्त उसकी आय थी $25,000 पर कैपिटा इनकम शहर की। और स्लम नहीं है वहाँ, कोई स्लम नहीं है। वेरी एक्सपेंसिव लाइफ स्टाइल इज वेरी, कॉस्ट ऑफ लिविंग वेरी एक्सपेंसिव, ट्रांसपोर्ट इज वेरी एक्सपेंसिव। जब मैं गया था तो इंडियन करेंसी वॉज 35 और 45, 35 रुपीज एक हांगकांग डॉलर, 35 रुपये। तो अगर मुझे, हाँ मैं रुका था वहाँ तो चाय पीना अफोर्ड नहीं कर सकता, 5 स्टार होटल। तो बाहर भी अगर मैं चाय पीता, दे यूज टू टेक $3 या $4 की चाय होती थी, नहीं बड़े। अगर 35 रुपया भी है, $8 अगर होगा, अगर दिन भर में 20 कप चाय पीने की आदत है तो आते आते चाय की आदत छूट जाएगी ना। पैसा खर्च करेंगे इतना तो, राइट? इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। समस्या क्या थी कि मैं जहाँ रुका था, मैं गया था सेमिनार के लिए, और पहले से दिमाग में था कि चाइना में भोजन कष्टकारी होगा ही। तो मैंने यह सोचा था कि कैसे ब्रेकफास्ट होगा होटल में, तो ब्रेकफास्ट में ही इतना खाना खा लेना है कि लंच की ज़रूरत नहीं। लंच में होगा उधर का कुछ चाइनीज, राइट? तो ब्रेकफास्ट में जब मैं गया वहाँ हॉल में, मुझे लगता है करीब 150-200 आइटम रखे होंगे यहाँ। और करते करते मैं पहुँच गया फ्रूट्स, खाने के लिए कुछ नहीं मिला मुझे। 150 आइटम देखते देखते आगे बढ़ते बढ़ते चला गया, लास्ट में जो फ्रूट्स रखा था। क्यों? क्योंकि जो कल्चरली जो मेल नहीं खाता, जैसे मान लिया इफ आई टेक चिकन, वहाँ लिखा है चिकन फ्राइड राइस विथ पोर्क, मैं पोर्क खाता नहीं। अगला है कि चिकन चाउमीन विद बीफ,
अब वो इसी तरह के आइटम सारे थे, तो वो छूटता चला गया, पता चला कि वहाँ पहुँच गए फ्रूट्स कितना खाएंगे, ठीक। तो वो छोड़ दिया, मैं अच्छा कोई बात नहीं, लंच में देखा जाए। लंच में भी वही स्थिति, डिनर में भी वही स्थिति। तो आई वॉज ऑलमोस्ट विदाउट फूड फॉर 2 days। जब दूसरे दिन रात में मैं आई वॉज माई रूम, जब लगा कि नहीं अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैंने लेटे लेटे उसका मेनू देखा तो उसमें मिला मुझे मटन एंड राइस। दिस द आइटम आई कैन। उसका दाम था $200। कितना हो गया? 35, 7,000। 7,000 हो गया ना, है? तो मैंने कहा कोई बात नहीं, दूसरा कोई उपाय भी नहीं है। तो मैंने ऑर्डर किया, तो इतना बड़ा जो गिलास है ना, उतना ही राइस था और 2 पीस मटन। दैट कॉस्टेड $200। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए वहाँ से मैं आ गया। चौथे दिन आई केम बैक टू इंडिया। अब अगर कोई मुझसे कहेगा कि आप जाइए हांगकांग, तो अगर वो मुझे टिकट करा के भी देगा तो भी मैं नहीं जाऊँगा। अगर जाऊँगा तो कैसे जाऊँगा? आई विल कैरी माई फूड, तभी हो सकता है ना ये। और इंटरेस्टिंग घटना क्या घटी कि मैं जिस होटल में था वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पर एक मार्केट था, छोटा सा मार्केट का, में 2-3 फूड जॉइंट थे। ऐसे टेक अवे होता है इस तरह, मैकडोनल्ड टाइप कैसा होता है उस तरह के 3-4 सो कॉल्ड रेस्टोरेंट। सारी चीज़ चाइनीज़ में लिखी है, कुछ पता चल नहीं रहा है। प्राइस भी चाइनीज़ में है और खाने का नाम भी चाइनीज़ में, कुछ पता ही नहीं चला। तो जो मुझे सबसे सस्ता लगा वो मैंने मंगा लिया ऑर्डर, तो ढक कर लाकर उसने रख दिया सामने। खाया, देखा मैंने, स्प्रिंग रोल टाइप आइटम था। बगल में एक आदमी था, उसको मैंने अंग्रेजी बोलते सुना किसी और से, तो मैंने उससे पूछा कि टेल मी व्हाट इट इज। तो उसने कहा कि आर यू फ्रॉम इंडिया? हम यस। वही का आदमी था, हांगकॉन्ग में, चाइनीज ही था। उसने कहा कि आर यू फ्रॉम इंडिया? तो कहा कि यस। उसने कहा कि हैव नॉट टेकन, आई थिंक। हम नो, आई हैव नॉट टेकन। प्लीज डोंट डोंट टेक, यू विल नॉट लाइक दिस फूड। क्या है ये? उसने कहा स्टफ्ड स्नेक। स्नेक में स्टफिंग है। मेरे कहने का अर्थ क्या है कि जब हम इंटीग्रेट करना चाहेंगे, सबसे पहला बैरियर तो आएगा वो कल्चर का है, नहीं, वो अपने देश में भी आएगा, अपने देश में भी आएगा और बाहर तो आएगा ही आएगा। तो जब तक कि हम मानसिक रूप से उदारवादी नहीं होंगे, तब तक हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, राइट। इसका मतलब है कि वैश्वीकरण ऐसी प्रक्रिया होनी चाहिए जो व्यक्ति को उदारवादी बनाए, या वैश्वीकरण ऐसी प्रक्रिया होनी चाहिए जो उदारवादी सिद्धांतों पर कार्य करती। परिभाषा तो निकल कर आ गई सामने। ग्लोबलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लिबरलिज्म। उदारवाद के सिद्धांत। जब उदारवाद है तो किसी एक विचारधारा के लिए हम जटिल नहीं है। मेरे लिए सारी विचारधाराएं एक समान है, जब जिसकी जरूरत होगी उसका उपयोग किया जाए, राइट। इसी आधार पर फ्रांसिस फुकुयामा ने कहा कि ग्लोबलाइजेशन इज द एरा ऑफ एंड ऑफ आइडियोलॉजी। वैश्वीकरण वह युग है जो जहां विचारधाराओं का अंत हो गया। क्यों? क्योंकि कोई एक विचारधारा काम नहीं करती, सारी विचारधाराएं। अगर अमेरिका में रिसेशन आया था तो अमेरिका में बहुत सारी चीजें सरकारों ने कर लिया, जैसे हेल्थ। मान लिया अभी कोविड आया तो गवर्नमेंट ऑफ यूएस हैज टेकन केयर ऑफ हेल्थ। हेल्थ पर सरकार का नियंत्रण अगर हो, यह होता है समाजवादी राष्ट्रों में। लेकिन अमेरिका की मजबूरी थी समाजवाद को एक्सेप्ट करना। इस दौरान नहीं करता तो लोग मानते नहीं, सरकार ने कंट्रोल किया ना सारे अधिकारों को। अगर वो पूंजीवादी राष्ट्र है तो वहां तो फ्रीडम है, लिबर्टी है सबको, तो लॉकडाउन कोई मानता ही नहीं, राइट। तो वहां भी सोशलिस्ट फीचर कुछ ना कुछ आ गए, एक खास परिस्थिति में ही सही। इसका मतलब है कि अमेरिका लाइक कंट्रीज आर ऑल्सो नॉट रिजिड। वो भी रिजिड नहीं है कि नहीं, हमने जिस आइडियोलॉजी को फॉलो किया है किसी भी कीमत पर उस आइडियोलॉजी से बाहर नहीं जा सकते, ऐसा नहीं है।
सबने अपने अपने तरीके से सारी विचारधाराओं को मिश्रित करके काम करना शुरू किया है आज के समय में। इसलिए उदारवाद सबसे ज्यादा पॉपुलर आइडियोलॉजी बनकर आ गई सामने। आ रहा है समझ में? तो एक फ्रांसिस फुकुयामा का नाम सुना है? इकोनॉमिक हिस्टोरियन, इकोनॉमिस्ट कह सकते हैं, इकोनॉमिस्ट इज अ ग्रेट इकोनॉमिस्ट, जापानीज अमेरिकन, इकोनॉमिक्स इन यूएस एंड अ ग्रेट थिंकर, मॉडर्न थिंकर में बहुत बड़ा नाम, जिन्होंने पुस्तक लिखी एंड ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का अंत। बहुत कंट्रोवर्शियल हुई पुस्तक कि इतिहास का अंत कैसे हो सकता। तो उन्होंने यह सिद्ध किया उस पुस्तक में कि इतिहास और कुछ नहीं बल्कि विचारधाराओं के बीच का संघर्ष है। कोई भी ऐतिहासिक घटनाक्रम हुआ है तो उसके पीछे कोई ना कोई विचारधारा रही है जिसके संघर्ष होता। आज का दौर ऐसा है जहां पर कोई एक विचारधारा नहीं है और हम उदारवादी हो गए, तो चूंकि विचारधाराएं समाप्त हो गई और इतिहास विचारधाराओं का ही संघर्ष है, तो इतिहास भी समाप्त हो गया। दैट वाज द लॉजिक गिवन बाय हिम। तो विचारधाराओं के अंत का काल है ऐसा माना जा सकता है, और केवल एक विचारधारा है, दैट इज, जब हम लिबरल हो गए तो हम इस कॉन्सेप्ट पर काम कर सकते हैं। जब इस कॉन्सेप्ट पर काम कर सकते हैं तो इंटीग्रेशन हो सकता है। अब ये मान लिया कि नहीं, भारत और अमेरिका को जुड़ना चाहिए। अब देखा जाएगा कि कहां कहां जुड़ाव हो सकता है, अर्थव्यवस्था में, समाज में, संस्कृति में, राजनीति में, कहां कहां जुड़ाव। तो भारत पार्लियामेंट्री सिस्टम है, अमेरिका प्रेसिडेंशियल सिस्टम, दोनों विरोधी हैं। इंडिया इज ए यूनियन, यूएस इज ए फेडरेशन। तो राजनीतिक रूप से तो न हम अमेरिकी चीज को अपना सकते हैं, न अमेरिका हमारी चीज को अपना सकता है। तो पॉलिटिकल इंटीग्रेशन संभव नहीं है, राइट। कल्चरल इंटीग्रेशन में कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं और हम अचानक से नई संस्कृति को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ना हम कर सकते हैं ना वो कर सकते। अमेरिका में किसी के घर जाएं तो वो पूछेगा कि व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, विस्की, रम, वोडका, व्हाट वुड यू। यहां किसी से पूछ दें, अगर घर में कोई मेहमान आया हो परिवार के साथ और उससे पूछ दें हम जाकर कि आप क्या लेना पसंद कीजिएगा, विस्की, रम, या, आप कहेगा नहीं इसका कुछ नहीं हो सकता, संस्कारहीन हो गया या, राइट। जैसे हम यहाँ चाय कॉफी पूछते हैं, वहां के कल्चर में वो चीज है, तो पूछने वाला भी माइंड नहीं करेगा, जिससे पूछा जाएगा वह भी माइंड नहीं करेगा, है ना ये बात। तो हम संस्कृति में भी एक दूसरे के साथ बहुत नजदीक एक अचानक से नहीं हो सकती, इट विल टेक टाइम। तो पॉलिटिकल इंटीग्रेशन नहीं हो सकता बहुत आसानी से, कल्चरल नहीं हो सकता। अगर कल्चरल नहीं होगा तो सोसाइटी भी नहीं होगी बहुत। सबसे आसान सी चीज क्या है? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होगा, दोनों राष्ट्रों को एक दूसरे से लाभ, तो लाभ जहां दोनों को दिखेगा तो दोनों एक दूसरे के नजदीक आया समझ में। दैट्स वाई ग्लोबलाइजेशन एडॉप्टेड इकोनॉमिक्स एज अ मेजर टूल इंटीग्रेट द वर्ल्ड। इसलिए हमने उसको सामान्य रूप से परिभाषित कर दिया कि वैश्वीकरण आर्थिक रूप से विश्व को एकीकृत करने वाली एक प्रक्रिया, जबकि ऐसा है नहीं। इट इज नॉट कन्फाइंड टू इकोनॉमिक्स। अंतिम रूप से वह सांस्कृतिक एकीकरण चाहती है कि विश्व एक जैसी स्थिति में आ जाए। आया समझ में क्या कहना चाह रहा हूं, है ना। लेकिन अर्थव्यवस्था या आर्थिक पक्ष चूंकि उसका सबसे ताकतवर है और आर्थिक पक्ष ही उसको विश्व को नजदीक ला सकता है, क्योंकि वो सभी राष्ट्रों को पारस्परिक लाभ दे सकता है, इसलिए अर्थव्यवस्था को स्वीकार करना वैश्वीकरण के लिए सबसे आसान काम। फिर हुआ एक पक्ष तो यह है। दूसरा एस्पेक्ट क्या है कि वैश्वीकरण हुआ कब से? अलग अलग विचारधाराएं हैं। एक विचार यह कहता है कि 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर 19वीं शताब्दी के आरंभ तक, अगर हम वर्ष देख लें तो कई जगहों पर मिलेगा पढ़ने के लिए कि फर्स्ट वेव ऑफ ग्लोबलाइजेशन वाज बिटवीन 1492 टू 1800, 1492 से लेकर 1800। दूसरी जो लहर है उसकी वो 1800 से लेकर 2000 तक, और तीसरी लहर है 2000 के बाद।
मैं लिखवाऊंगा, डोंट वरी, बाद में खैर अपने से लिखना है वो लिखिए। तो 3 लहरों में किसी ने बांटा इसको। फर्स्ट जो लहर थी 15वीं शताब्दी के बाद से, उसमें एक कारक था जिसने हमें उदारवादी बनाया, और वह था प्रबोधन, इनलाइटेनमेंट, कह सकते हैं ना कि प्रबोधन ने विश्व को तर्क संगत बनाया, तार्किकता विकसित, वैज्ञानिकता विकसित, नए विचार सृजित हुए। तो लोगों को यह लगा, मान लिया कहें मॉन्टेस्क्यू सपोज, या रूसो, तो रूसो ने कहा कि सोवरेंटी शुड बी विद द पीपल। जनरल विल का कॉन्सेप्ट है रूसो का, है ना, सामान्य इच्छा का सिद्धांत पढ़ा है, जनरल विल, इस पीपल्स विल विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। उन्होंने एक वाक्य उसको निचोड़ कर कहें कि रूसो का यह कथन था कि सोवरेंटी शुड स्विच ओवर फ्रॉम मोनार्क टू द पीपल। शासक में या राजा में संप्रभुता नहीं होनी चाहिए, वो जनता में होनी चाहिए, जिसने राजतंत्रों के विरुद्ध राष्ट्रवादी भावनाएं जगा दी। का परिणाम हमें दिखा सबसे महत्वपूर्ण फ्रांसीसी क्रांति में, कि पीपल वांटेड टू किल एंड दे किल्ड आल्सो द किंग। गिलोटिन कर दिया था ना हमने किंग लुइस। तो उसी तरीके से जॉन लॉक के विचारों ने अमेरिकी क्रांति में बहुत बड़ा योगदान दिया, लिबरलिज्म। तो प्रबोधन का जो काल रहा, उसका प्रभाव हमें दिखा विश्व में उदारवाद की परंपराओं के फैलाव में, और उसने वैश्वीकरण की बुनियाद रखी। एक विचार यह कह रहा, और 1800 के बाद 2000 तक का जो पीरियड है, उसमें भी राष्ट्रवाद भी है, उसमें जहां जहां मान लिया औपनिवेशिक शासन रहा विश्व में, जैसे अफ्रीका, एशिया, लैटिन, तो उपनिवेश का विरोध करने वाली एक भावना हर जगह विकसित हुई, लगभग हर क्षेत्र में। इसके साथ साथ बहुत सारे तकनीकी विकास होते गए, धीरे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, उसके बाद वैज्ञानिक विकास बहुत तेजी से, तकनीकों का प्रयोग बढ़ता गया, उसने वैश्वीकरण को गति दी 2000। और 2000 के बाद का जो दौर है, वो कह सकते हैं फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, चौथी औद्योगिक क्रांति, है ना शब्द यह है। चौथी औद्योगिक क्रांति का मतलब हो गया जैसे ऑटोमेशन, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इस तरह की जो नई तकनीकें उभर कर आई सामने। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो उसको भौगोलिक सीमा से कोई लेना देना है नहीं, है ना। तो नई तकनीकों के विकास ने वैश्वीकरण की तीसरी लहर को मजबूती दी है। एक विचार यह है कि देयर आर 3 वेव्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। भारत सरकार की तरफ से एक दस्तावेज आता है, आर्थिक सर्वेक्षण, आर्थिक इकोनॉमिक सर्वे, राइट। उसमें 17-18 का जो इकोनॉमिक सर्वे है, उस बात लिखी सरकार ने, ग्लोबलाइजेशन के कई दौर थे। वो दौर क्या था कि 1872 से लेकर 1914 तक पहला दौर है, पहला चरण है ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, जिसमें धीरे धीरे विश्व को से जोड़ने की कोशिश। प्राचीन काल को छोड़ दें, उसको हटा दें। प्राचीन काल में देखेंगे तो सिविलाइजेशन ऑल्सो है ट्रेड विथ मेसोपोटामिया, नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बीच भी ट्रेड होता था, बट दैट वाज नॉट ग्लोबलाइजेशन, दैट वाज इंटरनेशनल ट्रेड। तो पहला जो चरण है वो 1872 से लेकर 1914 तक है। भाई 1914 प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत, तो उसको कहा गया ग्लोबलाइजेशन, मतलब बिगिनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन, फर्स्ट फेज। उसके बाद 1914 से लेकर 1945 तक दोनों विश्व युद्ध, उसको नाम दिया सरकार ने डी ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण रुक गया, ठीक। 1945 के बाद 1991 तक के चरण को कहा गया डी ग्लोबलाइजेशन, पुनर्वैश्वीकरण। और 91 के बाद जो दौर आया उसको कहा गया अति वैश्वीकरण या हाइपर ग्लोबलाइजेशन, ठीक। अब उसके बाद एक पड़ाव आया 2007 से 9 की आर्थिक मंदी के बाद आर्थिक रूप से सभी राष्ट्रों ने अपनी अपनी अर्थव्यवस्थाओं को सुरक्षित रखने की बात को कहते हैं संरक्षणवाद।
अमेरिका फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट, इस तरह की अवधारणाएं विकसित हो गई कि हमारी अर्थव्यवस्था पहले सुरक्षित हो जाए, उसके बाद हम दूसरे की पर बात करें। तो आर्थिक रूप से हम राष्ट्रवाद की भावना का विकास हो गया 2007-9 की और राष्ट्रवाद जैसे जैसे पनपता है वैसे वैसे वह विश्ववाद का विरोधी होता जाएगा। नहीं, राष्ट्रवाद का मतलब है कि हम अपने राष्ट्र के प्रति बहुत समर्पित हैं, तो हम विश्ववादी हो ही नहीं सकते। इसका मतलब है कि अभी का जो दौर है वैश्वीकरण का, उसमें राष्ट्रवाद एक व्यवधान बनकर खड़ा हो रहा है सामने, और वह राष्ट्रवाद भले वो आर्थिक हो, एक द्वंद्व जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। वो द्वंद्व क्या है? बिटवीन पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन एंड इकोनॉमिक नेशनलिज्म। राजनीतिक रूप से वैश्वीकरण और आर्थिक रूप से राष्ट्रवाद के बीच एक द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न हो गई एज ऑन डेट। हाँ, समझ में आया? समझ में? ठीक। तो आज की जैसे हमारा जो टॉपिक है वह है वैश्वीकरण और राष्ट्रवाद, है ना। तो हम मानसिक रूप से तो चाहते हैं वैश्वीकरण, वैश्वीकरण के लाभ भी दिखे हैं विश्व तक, लेकिन इसके साथ साथ हमें यह भी देखना है कि मेरा अपना जो हित है वह हित कभी बाधित नहीं हो, और हमारे सबसे महत्वपूर्ण हित हमारे राष्ट्र के हित, ये हमारे आर्थिक हित होते हैं। अर्थव्यवस्था की सुरक्षा, उसको संरक्षण देने के कारण राष्ट्रवादी भावनाएं फिर से मजबूत होती जा रही हैं, और वह विश्ववादी या वैश्वीकरण के मार्ग में व्यवधान उत्पन्न, संरक्षणवाद पर रोक लगाने की। संरक्षणवाद होगा तो हम वस्तुओं का, सेवाओं का व्यापार कम करेंगे, सीमित कर देंगे, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो जितना व्यापार सीमित होता जाएगा, आर्थिक एकीकरण उतना कमजोर होता जाएगा। तो आज की स्थिति में विश्व में एक डायलेक्टिकल सिचुएशन क्रिएटेड है, थीसिस एंटीथीसिस, वाद और प्रतिवाद। तो राजनीतिक वैश्वीकरण या राजनीतिक अंतर्राष्ट्रीयकरण और आर्थिक राष्ट्रीयकरण के बीच एक द्वंद्व जैसी स्थिति दिखाई दे रही है आज की तारीख, है ना, जिसमें संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं खासतौर से कुछ संस्थाएं। जैसे सबसे महत्वपूर्ण जो अगर भूमिका किसी, वह है G20 की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण। क्यों? वही एक ऐसा संगठन है या समूह है जिसमें विकसित और विकासशील दोनों राष्ट्र है, समझ में। तो दोनों की अपने अपने जो हित हैं, दोनों एक मंच पर इकट्ठा होकर आपस में चर्चा करके इस अंतर विरोध या अंतर द्वंद्व को समाप्त करने की कोशिश करते हैं। लेट अस ग्लोबलाइज ऑल्सो एंड लेट अस प्रोटेक्ट ऑल्सो। ऐसी स्थिति क्यों नहीं कर दी जाए कि विश्व एकजुट होकर सभी एक दूसरे की सुरक्षा करें? अलग अलग सुरक्षा क्यों करें हम पूरे वर्ल्ड के लिए? अगर मान लिया हमने बनाया इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो पूरे विश्व में ऊर्जा सुरक्षा होनी चाहिए, यह भावना है ना उसके पीछे, ना कि किसी एक राष्ट्र की। ऊर्जा सुरक्षा अगर भारत के लिए आवश्यक है तो चीन के लिए भी है, अमेरिका के लिए भी है। तो अगर हमने आईएसए जैसी संस्था बनाई है, आईएसए का उद्देश्य होगा कि पूरे विश्व में सौर ऊर्जा का उत्पादन इतना हो जिससे कि विश्व में ऊर्जा संकट की स्थिति। तो सुरक्षा देने के लिए वैश्वीकरण का उपयोग कैसे हो सकता है, इस पर हमें काम करने की जरूरत है या काम किया जा रहा है, ताकि हम राष्ट्रवाद और विश्ववाद के बीच का जो एक द्वंद्व है वह द्वंद्व समाप्त हो और वैश्वीकरण भी होता रहे और राष्ट्र के अपने हित भी समझ। व्हाट द वर्ल्ड इज ट्राइंग, इस तरीके से हमें लिखना है इसने। आया समझ? जो टॉपिक है राष्ट्रवाद, अगर केवल टॉपिक होता तो हमें उसके सिद्धांत लिखने पड़ते। गांधी का राष्ट्रवाद क्या था, तो टैगोर का राष्ट्रवाद क्या था, इन जनरल राष्ट्रवाद क्या होता है, इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, वो सब लिखा जाता। या राष्ट्रवाद किन किन परिस्थितियों में पनपता है। जैसे राष्ट्रवाद के भी कई चरण हैं, कई लहरें कही जाती हैं। जैसे फर्स्ट वेव ऑफ नेशनलिज्म वाज अगेंस्ट, मोस्टली अगेंस्ट मोनार्क्स। राजतांत्रिक व्यवस्थाओं के विरुद्ध पहली बार राष्ट्रवाद का जन्म हुआ।
दूसरा जो चरण है उसमें औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध राष्ट्रवाद पनपा। तो पहला जो राष्ट्रवाद है वह हमें यूरोप और अमेरिका जैसे महाद्वीपों में दिखाई देता है। और दूसरा जो औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध जो राष्ट्रवाद उत्पन्न हुआ वह मुख्य रूप से अफ्रीका और एशिया में दिखाई देता है ना। और तीसरा जो राष्ट्रवाद है वह आर्थिक राष्ट्रवाद है। आज के दौर हमें अपनी अर्थव्यवस्था की रक्षा, उसके लिए हम राष्ट्रवादी भावना का प्रचार कर रहे हैं। ठीक है, तो केवल राष्ट्रवाद है नहीं हमारे निबंध, हमारे निबंध में है वैश्वीकरण और राष्ट्रवाद। तो हाउ ग्लोबलाइजेशन is related to nationalism or whether globalization is against nationalism, whether nationalism is in favor of globalization, ये बात, इन बातों पर चर्चा, उसमें रेफरेंस दे सकते हैं, गांधी का भी रेफरेंस दे सकते हैं, टैगोर का भी रेफरेंस, राष्ट्रवाद को एक्सप्लेन करेंगे तो थर्ड वेव है पोस्ट 90s, 90 के दशक बाद आर्थिक राष्ट्रवाद मुख्य रूप है। तो सारी चीजें का मेल होगा, लेकिन मुख्य बात कौन सी है? ठीक है, अब ग्लोबलाइजेशन का एक लाभ और क्या होता है? जब हम उदारवादी होते हैं, शब्द आया लिबरलिज्म, यह तो विचार है, का व्यवहार क्या होगा? लिबर्टी, स्वतंत्रता। तो जैसे जैसे व्यक्ति मानसिक रूप से उदारवादी होता है, वैसे वैसे उसको अपनी स्वतंत्रता की रक्षा की इच्छा बढ़ जाती है। एंड एवरीबडी वांट्स टू बी फ्री। और लिबर्टी डेमोक्रेसी का अनिवार्य तत्व है, कह सकते हैं। इसका मतलब कि वैश्वीकरण ने विश्व में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया की दर बढ़ा दी है और वैश्वीकरण ने लोकतंत्र की मांग बढ़ा दी है विश्व। तो जिन जिन राष्ट्रों में सत्तावादी शासन है वहां लोकतंत्र की मांग बढ़ती जाए। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण हमारे सामने है। 2011 में जो अरब स्प्रिंग हुआ था अरब लैंड में, याद होगा, तो चाहे वो यमन हो, चाहे इजिप्ट हो, चाहे सीरिया हो, चाहे लीबिया हो, हर जगह वो संघर्ष हुआ। लीबिया में तो सिविल वॉर था ही, सीरिया में भी सिविल वॉर अगेंस्ट द रूल, यमन और इजिप्ट में भी, तो चाहे सालेह की सत्ता हो, चाहे हुस्ने मुबारक हो, चाहे कर्नल गद्दाफी हो, चाहे बशर अल असद ऑफ सीरिया, सबके विरुद्ध अरब लैंड इज डिमांडिंग डेमोक्रेसी। 2011 में जैस्मिन रिवॉल्यूशन, ट्यूनीशिया से जैस्मिन रिवॉल्यूशन करते हैं। तो वो एक उदाहरण हमारे सामने आता है कि लोकतंत्र की मांग धीरे धीरे बढ़ रही है। अब अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। वैश्वीकरण ने एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया है कि जिन राष्ट्रों में लोकतंत्र नहीं था वहां लोकतंत्र की मांग बढ़ा दी, और जिन राष्ट्रों में लोकतंत्र पहले से था वहां लोकतंत्र में जवाबदेही की मांग बढ़ा दी। क्यों? क्योंकि लोगों को अपने अधिकारों के प्रति लोग अधिक जागरूक हो गए। बिकॉज ऑफ दिस, मेरी स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण है, यह डिमांड कर रहे हैं अब हम, और वह डिमांड हमारे समाज को प्रभावित कर रही है। दोनों तरीके प्रभाव तो पड़ेगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पड़ेगा, लेकिन उस जागरूकता से हमारे समाज में या विश्व के समाज पर तेजी से असर पड़ रहा है और वह सामाजिक परिवर्तन को, सोसाइटी इज ऑल्सो ओपनिंग अप, सोसाइटी इज ऑल्सो बिकमिंग लिबरल। समाज में रूढ़िवादिता धीरे धीरे कम होती जा रही है। क्या होगी? तो जब तक वह रूढ़िवादिता समाप्त नहीं हो जाती तब तक हमें लगेगा कि कहीं ना कहीं संघर्ष है समाज, कि अगर मैं रूढ़िवादी हूं और सामने वाला व्यक्ति उदारवादी है तो मैं जल्दी से उसकी बात न मैं तो स्वीकार करूंगा न वह स्वीकार करेगा। तो कुछ समय तक के लिए तो संघर्ष होगा, लेकिन क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे अपनी रूढ़िवादिता को छोड़कर उदारवादी होना ही पड़ेगा। तो जैसे मैं उदारवाद की तरफ आगे बढ़ूंगा तो धीरे धीरे संघर्ष समाप्त हो जाएगा। तो स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोग्रेस हो रहा है समाज में भी, और समाज भी ओपन सोसाइटी बनती जा रही है धीरे वर्ल्ड ओवर। यह उसका प्रभाव दिख रहा है और हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि हम कल्चरल और पॉलिटिकल सोशल इंटीग्रेशन भी करा सकते हैं विश्व का, जैसे जैसे हम उदारवादी होते हैं। राइट?
आज से कुछ समय पहले हमें लगता था कि पश्चिम की संस्कृति हमारी संस्कृति विरोधी है। अब स्थिति नहीं है वैसी। इंडियन कल्चर हैज एक्सेप्टेड द वेस्टर्न कल्चर ऑल्सो टू अ लार्ज एक्सटेंट। नहीं, वेस्टर्न वेस्टर्न पीपल आर ऑल्सो एक्सेप्टिंग इंडियन कल्चर। तो अब हम उस स्थिति में आ गए हैं कि हम दोनों संस्कृतियों के बीच विनिमय करा पा रहे हैं। इस स्थिति में तो आ ही गए। धीरे धीरे इंटीग्रेशन हो जाएगा उस कल्चर का, को हमें अंतर नहीं लगेगा कि मैं पश्चिमी संस्कृति में विश्वास करता हूं ज़्यादा या भारतीय संस्कृति। तो भारतीय संस्कृति के कुछ गुण मेरे पास रहने चाहिए, पश्चिमी संस्कृति होंगे, समायोजन हो गया, एडजस्टमेंट हो गया, उसी को कहा जाएगा ना इंटीग्रेशन। आया समझ में? सारी बातें इसमें तरीके से। क्या दिक्कत दिल में क्या चल रहा है? क्या दिमाग में कुछ थॉट आया? समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर मैं कह रहा हूँ कि समझ के लिखवाना तो बहुत आसान सा काम है, बात तो दूंगा मैं, लेकिन पहले उसकी थीम को समझना बहुत इंपॉर्टेंट। अब ग्लोबल अभी जैसे इसी से मिलता जुलता एक टॉपिक है कि उभरती हुई राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था, यही बात लिखी जाए मोर और लेस। पे भी लिखेंगे वैश्विक। हम नई नई चीजें ढूंढना चाहते हैं। हाउस ऑफ लॉर्ड्स, एक उदाहरण दे रहा हूं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ब्रिटेन में है ना, तो कौन होता था सदस्य? शाही परिवार के लोग, नाम ही था हाउस ऑफ लॉर्ड्स। और उसके पास से अपीलेट अथॉरिटी थी उसकी। अगर कोर्ट कोई डिसीजन देता था, मान लिया ब्रिटेन में कोर्ट ने किसी को फांसी की सजा दे दी, तो अपील कहां करेगा? हमारे यहां तो उच्चतम न्यायालय में करेगा, वहां कहां करेगा? वहां हाउस ऑफ लॉर्ड के पास अपील। और हाउस ऑफ लॉर्ड का अपना बेंच होता, ठीक, क्योंकि वो शाही परिवार से जुड़े लोग होते थे, इसलिए उसने जो डिसीजन दे दिया वही फाइनल है, उसके बाद उस पर कोई सुनवाई नहीं होगी। ये परंपरा थी वहां, ठीक। सदस्य संख्या फिक्स नहीं थी। अब क्या हुआ कि 2012 में यह देखा ब्रिटेन ने कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स के साथ अब एक तो ये क्राउन की शक्तियां कम हो गई, पार्लियामेंट्री सिस्टम हो जाने से सरकार ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है क्राउन की तुलना में। क्राउन तो वही है ना जो भारत का राष्ट्रपति, संवैधानिक प्रधान। तो राज्य, जैसे राज्यसभा हमारे यहाँ इलेक्टेड है, वैसे एक मेजर चंक हमने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में इलेक्शन का करा दिया। समझ में? एक बहुत अच्छी बात लिखी जाती है कि भारत का जो संसदीय तंत्र है उसका प्रेरणा स्रोत ब्रिटेन है, और हमने वही संसदीय तंत्र अपनाया है जो ब्रिटेन, नाम ही ब्रिटिश मॉडल, वेस्टमिंस्टर मॉडल या ब्रिटिश मॉडल। तो हमने उसी तंत्र को अपनाया, लेकिन लगभग 70 साल 65 साल बाद भारत ने ब्रिटेन को क्या प्रेरणा दी? तो भारत ने प्रेरणा दी है राज्यसभा की तरह हाउस ऑफ लॉर्ड्स को बदलने की। कह सकते हैं ना ऐसा? तो यह भी पॉलिटिकल इंटीग्रेशन है कि हम चाह रहे हैं कि जितने भी विश्व के राज्य हैं, हम संरचना में तो परिवर्तन नहीं ला सकते, हम वहां ना तो राष्ट्रपति बना सकते हैं, ना हम यहाँ राजा बना सकते हैं, लेकिन अगर संसदीय तंत्र दोनों है और दोनों में कुछ काम ऐसे हो सकते हैं कि जो वहाँ है हमारे यहाँ नहीं है और बहुत ज़रूरत है, तो वहाँ से हम ले सकते हैं। हमारे यहाँ की कोई चीज़ बहुत अच्छी है, वहाँ ली जा सकती है। जैसे अभी अभी एक प्रस्ताव चल रहा है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने कहा था, जैसे हाउस ऑफ कॉमन्स में एक ऑफिस होता है एथिक्स कमिश्नर का, नैतिक आयुक्त, ठीक, उसी तरह की एक ऑफिस भारत में लोकसभा से अटैच होनी दिया, सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, ताकि राजनीति में नैतिकता के स्तर को बनाए रखा जाए। तो मान लिया अगर हम आज से 10 साल बाद भी अगर हमने कोई ऐसा पोजीशन क्रिएट कर दिया भारत, कहा जाएगा ना कि उसकी प्रेरणा हमने ब्रिटेन से ली। तो हम कहीं ना कहीं इस चीज़ों को पॉलिटिकली भी इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, कल्चरली तो इंटीग्रेट करने की कोशिश कर ही रहे हैं। कल्चरली जरिया आज भी सबसे ताकतवर आर्थिक ही है, लेकिन अर्थव्यवस्था का इंटीग्रेशन करने की दर कम हो गई है थोड़ी, कि हम आर्थिक रूप से राष्ट्रवाद को प्रेफर कर रहे हैं। आया समझ? और क्या कंफ्यूजन, और बताओ क्या दिक्कत? पूछ रही थी, बताओ।
कहेंगे ना, बिल्कुल कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे राष्ट्र, बिल्कुल बिल्कुल। स्वदेशीकरण, तकनीकों का स्वदेशीकरण, ठीक, वह भी राष्ट्रवाद है। अगर हम कोई आलोचना करें कि भारत अगर वैश्वीकरण चाहता है, तकनीकों का स्वदेशीकरण तो राष्ट्रवाद है, तो यह तो विरोध हो गया ना भारत की नीति। कहा जाएगा कि इंडिया इज प्रैक्टिसिंग डुअल पॉलिसी, दोहरा चरित्र भारत का। हमने कौन सी तकनीक का स्वदेशी? प्रतिरक्षा, डिफेंस प्राइमरली। क्यों? ताकि हमारे सीमा की सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा अपने हाथ में। फिर विदेशी कंपनियों को अपनी सुरक्षा के क्षेत्र में प्रवेश कराएं तो रिस्क फैक्टर ज्यादा होगा। तो राष्ट्र का सबसे पहला हित क्या है? बॉर्डर की सिक्योरिटी, नहीं? तो हमने डिफेंस को टारगेट किया है, स्वदेशी कारण है प्रतिरक्षा। दूसरा, राइट टू सेल्फ डिफेंस है ना, सबसे इंपॉर्टेंट। आत्मरक्षा का अधिकार तो है ही ना सबके पास। दूसरी उसमें उसकी वजह क्या है कि वह भारत जैसे राष्ट्र के लिए महंगा होता है कॉस्ट वाइज अगर हम विदेशी तकनीक खरीदते हैं। जैसे क्वांटम कंप्यूटर की बात की जा रही है, सुना होगा ना, क्वांटम कंप्यूटर विल बी फास्टर देन फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, उससे ज्यादा तेज होगा क्वांटम कंप्यूटर। अगर मान लिया 5 साल बाद कोई क्वांटम कंप्यूटर कोई देश विकसित करे और भारत को उसकी जरूरत पड़े, क्या हैज टू परचेज इट? खरीदना होगा ना उसको। हम यह कह नहीं सकते कि नहीं हमको तकनीक की जरूरत नहीं है, ये तो कहेंगे नहीं, तकनीक तो चाहिए हर दिन। सबसे अच्छा तरीका क्या हुआ? भारत ने लॉन्च कर दिया नेशनल क्वांटम मिशन। इंडिया विल ऑल्सो गो फॉर रिसर्च इन क्वांटम, ताकि हमारी निर्भरता दूसरे राष्ट्र पर नहीं रहे। निर्भर कैसे होना चाहिए राष्ट्रों को? अंतर निर्भर होना चाहिए, निर्भर नहीं होना चाहिए। आया समझ में? डिफरेंस आया समझ में? कि हमारे पास जैसे इजराइल और भारत, तो इजराइल से भारत लेता है कृषि की तकनीक और इजराइल को भारत देता है अंतरिक्ष तकनीक, ठीक, इंटरडिपेंडेंस हो गया। तो जितना महत्व हमारे लिए इजराइल का होगा उतना ही महत्व इजराइल के लिए भी भारत का होगा। तो जब तक दोनों राष्ट्रों के हित एक जगह नहीं आएंगे तब तक दोनों के बीच मित्रवत संबंध नहीं है, समझ होगा ना ऐसा। लेकिन अगर भारत केवल कृषि पर, जैसे तेल पर हम निर्भर हैं, मान लिया मध्य पूर्व में, हमारी मजबूरी होती है, हमारी मजबूरी है कि अगर अगर तेल की कीमत बढ़ा दे इराक या सऊदी अरब, भारत की मजबूरी होगी, वो कहेगा कि नहीं $200 और ऐड हो गया एक बैरल पर, देन इन इंडिया दी पेट्रोल प्राइस विल जंप, उससे भारत की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। तो क्यों नहीं हम ऐसा करें कि हम कुछ ऐसी तकनीक विकसित करें अपने यहाँ जो हम सऊदी अरब को भी दे सकें भविष्य में। मान लिया हमने हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया, हाइड्रोजन को हम फ्यूल की तरह यूज करें और भारत उसमें सक्सेसफुल हो जाए, तो तेल पर से निर्भरता घट गई, पहला लाभ। दूसरा, आज नहीं तो कल तेल जब समाप्त होगा, सऊदी अरब का स्टोर भंडार क्या नई तकनीकों का विकास करेगा, पोल्यूशन को कम करना होगा, तो सऊदी अरब को भी हाइड्रोजन की जरूरत पड़ सकती है। इन इंडिया विल सप्लाई हाइड्रोजन टू सऊदी अरब, अंतर निर्भरता बढ़ेगी, तब संबंध बेहतर होगा, तब ग्लोबलाइजेशन की बात आएगी। अभी क्या हो रहा है कि अभी हमारी पूरी निर्भरता है उस पर, तो वो जैसे चाहेगा वैसे हैंडल कर सकता है वह, नहीं, इसलिए इस रूप में हम उसको इंटरडिपेंडेंट बनाने की, तो जो हमारी नीतियां हैं उसके हिसाब से ऐसा नहीं कहा जाएगा कि भारत का जो या किसी भी राष्ट्र का, मोर और लेस सभी राष्ट्रों के साथ वही, कि दे आर ट्राइंग टू स्ट्राइक ए बैलेंस बिटवीन नेशनलिज्म एंड ग्लोबलिज्म, दोनों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है कि हमारा राष्ट्र सुरक्षित भी रहे, हम अपने राष्ट्र के प्रति संवेदनशील भी रहें और वैश्वीकरण भी करते चलें, दोनों काम साथ साथ करें। दोनों परस्पर विरोधी हैं, लेकिन हम दोनों की यही चुनौती है ना। चुनौती किसको कहते हैं?
टेल मी, समस्या और चुनौती में क्या फर्क है? बहुत बड़ी समस्या है परिभाषा। हैं? समस्या कहते हैं मुख्य पथ से विचलन। हम जा रहे हैं ऐसे, जाना चाहिए था ऐसे, यहां से विचलन हो गया, तो जो जितना का एंगल बनेगा उतनी गंभीर समस्या है। समाधान कैसे होगा? तो वापस अपने ट्रैक पर ला दिया। तो समस्या मुख्य मार्ग से होने वाला विचलन है। और चुनौतियां तभी उत्पन्न होती हैं जब दो परस्पर विरोधी चीजें। तो चैलेंज ऑलवेज ओरिजिनेट्स फ्रॉम अ कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन। परस्पर विरोधी परिस्थिति से जो समस्या उभरती है वह समस्या वास्तविक अर्थों में चुनौती होती है। जैसे औद्योगिकरण और पर्यावरण संरक्षण, दोनों परस्पर विरोधी हैं। औद्योगिकरण करेंगे तो वृक्ष काटने ही होंगे, पर्यावरण का क्षरण होगा ही। तो पर्यावरण की रक्षा भी करनी है और औद्योगिकरण भी करना है। होना चाहिए कि दोनों में से कोई एक, हम दोनों साथ साथ करना चाहते हैं। परस्पर विरोधी जो हो गया, वहां से जो भर कर आएगी समस्या वह चुनौती। लेकिन चुनौती का सबसे पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या होता है कि चुनौती सिक्के के दो पहलू हैं। एक पहलू उसका चुनौती है और दूसरा पहलू उसका अवसर है। एवरी चैलेंज इज एन अपॉर्चुनिटी। अगर उस चैलेंज को हमने उसका सामना कर लिया, उस चुनौती, तो हमने उस अवसर का लाभ ले लिया। उससे बेहतर अवसर मिल नहीं सकता उन दोनों के बीच संतुलन बनाने। तो विश्ववाद और राष्ट्रवाद दोनों परस्पर विरोधी हैं। दोनों के बीच संतुलन बनाना हमारे लिए चुनौती है और यही चुनौती हमारे लिए सबसे अच्छा अवसर भी है। तो हमने औद्योगिकरण या आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण की जो चुनौती थी उसका सामना कैसे किया? हमने धारणीय विकास की एक संकल्पना ली, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर लेते हैं तो पर्यावरण का संरक्षण भी होगा और आर्थिक विकास। तो आज की तारीख में सारे राष्ट्र यह प्रयास कर रहे हैं कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया की गति भी बनी रहे और राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा की बनी रहे, ताकि हम विश्ववाद और राष्ट्रवाद के वैचारिक जो मतभेद है या जो द्वंद्व है उस द्वंद्व को समाप्त कर सकें। व्हाट द वर्ल्ड इज ट्राइंग, ये बातें लिखनी है। इतनी बात मैंने अभी तक कही, उसी को संगठित रूप दे देंगे तो 800 शब्द तो हो ही जाएगा ना किसी, नहीं? जिसमें कोई आंकड़ा लिखने की आवश्यकता नहीं। देयर इज नो नीड ऑफ राइट टू राइट एनी फैक्ट। और अगर हम कुछ उदाहरण दे सकते हैं तो दे देंगे। मान लिया मैंने कहा लोकतंत्र की मांग बढ़ रही है, मैंने कहा उदाहरण दे दिया कि जैसे अरब राष्ट्रों में सत्तावादी शासन के विरुद्ध उदारवादी शासन की मांग बढ़ी। हमें यह लिखने की जरूरत नहीं कि वो जैस्मिन रिवोल्यूशन था या 2011 से हुआ या लीबिया में हुआ या सीरिया, नाम देने की। हमने उसको एक ध्यान आकर्षित करा दिया कि डिमांड फॉर डेमोक्रेसी वॉज रेज्ड इन अरब लैंड, या औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध राष्ट्रवाद की भावना विकसित हुई तो अफ्रीका और एशिया में राष्ट्रवाद पनपा औपनिवेशिक शासन के। अब किस राष्ट्र में पनपा, कौन सा राष्ट्र था जो उपनिवेश बनाया था, जिसने तो लिखने की जरूरत, निबंध में लिखने की। बाकी तो फिर जहां अलग अलग आंसर लिखा जाएगा तो ठीक है ना। और क्या दिक्कत? टेल मी। निबंध के एक तो यही है जो मैं बात कर रहा था, एक हो गया उभरती हुई राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था, एक है। तीसरा हो सकता है वैश्वीकरण और राज्य की, ग्लोबलाइजेशन एंड रोल ऑफ स्टेट। या इसी को दूसरे तरीके से लिख सकते कि वर्तमान विश्व में राज्य की भूमिका, राज्य बदलती भूमिका, चेंजिंग रोल ऑफ स्टेट इन टुडेज वर्ल्ड, तभी हो सकता है। ठीक, जैसे वैश्वीकरण के दौर में ऐसा कहा जाता है कि सोवरेंटी इज अफेक्टेड, राष्ट्र की संप्रभुता बाधित होती। मान लिया WTO का सदस्य बन गया भारत, अब WTO जो नियम बनाएगा भारत पर दबाव देगा ना, वह
तो आलोचक यह कहता है कि WTO सदस्यता या किसी भी सदस्यता ले ले, उसके बाद जो उसका दबाव होता है उससे हमारी संप्रभुता बाधित है। अब हमें ये भी पूछा जा सकता है वैश्वीकरण और संप्रभुता पूछा जा सकता है, ग्लोबलाइजेशन एंड, क्या उसको वाक्य बना दें कि क्या वैश्वीकरण के दौर में संप्रभुता पर आघात हुआ है। नहीं होती, नहीं होती, इसलिए नहीं होती कि WTO की सदस्यता लेने के लिए WTO ने बाध्य नहीं किया था, तो हमने अपनी मर्जी से ली ना। हम अपनी मर्जी से चाहें तो अलग हो सकते हैं, लेकिन जब हम किसी की सदस्यता ले लेंगे, बहुत स्वाभाविक है कि उसके नियम कानून का पालन करना हमारा दायित्व होगा। जब सदस्यता ले ली है तब उसके नियमों का उल्लंघन कैसे कर सकते, तो दबाव के रूप में नहीं, है ना। संप्रभुता बाधित नहीं होती, क्यों? एक और रीजन है कि संप्रभुता किसी भी राज्य का एक अनिवार्य तत्व है। राज्य के 4 अवयव होते हैं ना, 4 पिलर जिस पर राज्य का अस्तित्व है, तो संप्रभुता उसका एक अनिवार्य तत्व है, स्तंभ है। अगर वह बाधित हो जाएगी तो राज्य के अस्तित्व पर संकट हो जाएगा, वो हो नहीं सकता। आज भी राज्य ही सबसे महत्वपूर्ण है, इतने डिसीजंस हैं सब राज्य ही लेगा ना, नहीं, ऑल डिसीजंस आर टेकन बाय द स्टेट। तो राज्य के अस्तित्व पर किसी भी प्रकार का संकट उत्पन्न, तो उसको तो फैक्चुअली बहुत, तो GS का आंसर भी हो सकता है, क्या वैश्वीकरण के दौर में राष्ट्रों की संप्रभुता बाधित हुई है। तो UN चार्टर को भी कोट करते हैं हम, UN चार्टर का जो आर्टिकल 2 क्लॉज 4 क्लॉज 7 दोनों देखेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा है कि नो मेंबर स्टेट शैल इंटरफेयर इन द इंटरनल अफेयर। तो सैद्धांतिक रूप से संप्रभुता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, व्यवहारिक रूप से भी लगता जरूर है ऐसा कि प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन वास्तविक अर्थों में उसको इस रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, वह संप्रभुता पर आघात कर रहा है। वह भी एक टॉपिक हो सकता है, राष्ट्रवाद हो तो होगा ही, है ना। आधुनिक विश्व व्यवस्था हो सकता है। एक और टॉपिक बहुत अच्छा हो सकता है, विश्ववाद और वैश्वीकरण। बात घूम फिर कर वही लिखी जाए, ग्लोबलिज्म एंड ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलिज्म हो गया या ग्लोबलाइजेशन हो गया, या तो अगर हम विचार में उदारवादी नहीं होंगे, विश्ववादी, तो हम वैश्वीकरण कर ही नहीं सकते। तो विश्ववाद और वैश्वीकरण का भी एक टॉपिक हम इमेजिन कर सकते, ठीक है। क्या वैश्वीकरण ने हमारी संस्कृतियों का पतन कराया है, ये भी टॉपिक हो सकता है। और कोई भी टॉपिक ले सकते हैं किसी भी तरह। हाँ, नहीं नहीं, हिंदुत्व शब्द का प्रयोग नहीं करेगा, पर इंटरव्यू में पूछा था, मेंस में नहीं। ऐसा कोई टर्म नहीं पूछा जाएगा जो बहुत कंट्रोवर्सी नहीं। अपने हिसाब से तो उसको समझ सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई टर्म जो बहुत विवादास्पद है या जो किसी एक सेगमेंट को महत्व देता है, उसको कमीशन तो नहीं पूछेगी, बिकॉज कमीशन आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संवैधानिक संस्थाएं हैं ना ये सब। संवैधानिक संस्था होने के कारण उनके हाथ बंधे हैं, तो वो उस तरह के प्रश्न नहीं पूछते। हाँ, बिल्कुल, वो सब पूछा जा सकता, बिल्कुल बिल्कुल बढ़ा दिया है। वैश्वीकरण की जरूरत कोई बढ़ा दी, अगर विश्व ने एकजुट होकर काम किया होता तो रूस जैसे राष्ट्र पर दबाव बनाया जा सकता था ना। राष्ट्रवाद, अगर हम 1930 की वैश्विक महामंदी देखें, हा? एक राष्ट्र तक सीमित रह गया, प्रभाव उसने सब पूरे विश्व पर डाला ना। क्या में महामंदी जो आई तो प्रभाव तो उसने पूरे विश्व पर डाला, लेकिन वैश्वीकरण था नहीं उस वक्त।
इसलिए वो एक राष्ट्र पर सीमित रहे। लेकिन 2007-9 की जो मंदी थी वो उत्पन्न भी हुई वैश्वीकरण के कारण ही और समाप्त भी हुई वैश्वीकरण। एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं हो सकती जिसका एक ही पक्ष होगा। एवरी कॉइन हैज टू फेसेस। वैश्वीकरण ने मंदी लाई भी है, उसमें भी योगदान दिया और उसको सुधारा भी उसने। लेकिन योगदान कब देगा खराब चीजों, जब हम मानसिक रूप से उदारवादी नहीं। जैसे जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं कि भारत में अभी कई चीजें चल रही हैं जो विवाद का गंभीर विषय, जैसे लिव इन रिलेशनशिप, जैसे सेम सेक्स, बहुत गंभीर नेशनल डिबेट है ये, है ना। अब अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि द सोसाइटी इज बिकमिंग लिबरल, एवरीबडी वांट्स लिबर्टी। हर आदमी स्वतंत्रता चाहता है, अधिकार, स्वतंत्रता के प्रति जागरूकता बढ़ गई, राइट। लेकिन क्या हम मानसिक रूप से, समाज का बड़ा वर्ग मानसिक रूप से इस तरह की घटनाओं के लिए तैयार है? तो हम उस समूह को, अगर उसने, कोर्ट ने मान लिया लीगलाइज भी कर दिया, कानून भी बना दिया, लेकिन हम उस वर्ग को आइसोलेट कर देंगे समाज से, का मतलब है कि भारतीय समाज अब भी पूर्णतः उदारवादी नहीं है। अगर पूर्णतः उदारवादी नहीं है तो वैश्वीकृत भी नहीं है। कोई यह कहेगा कि नहीं, नीदरलैंड्स में तो है ही, एंड नीदरलैंड्स इज अ डेवलप्ड कंट्री, व्हाई नॉट इंडिया? तो हम यह कहेंगे ना कि इंडिया हैज अ डिफरेंट कल्चर, नीदरलैंड्स का कल्चर तो है नहीं यहां। तो समस्या वैश्वीकरण से तब उत्पन्न होती है जब हम पूरी तरीके से अपने आप को उदारवादी नहीं। जिस दिन पूरा विश्व उदारवादी हो जाएगा, उस दिन कोई समस्या नहीं होगी, या समस्याओं की संख्या अपने आप कम हो जाएगी। बट दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, विल टेक फ्यू डिकेड्स। और जैसे हमने अभी लिखा है, पहला दौर वैश्वीकरण का 1492 से 1800 से 2000, इतनी लंबी अवधि। इट विल टेक सेंचुरीज चेंज द माइंडसेट, ओवरनाइट नहीं हो सकता, ठीक है ना। इस तरीके की बात हम कल सो लिखवाऊंगा फिर। आज तो समझा ही दिया है मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज। अब रात में अपने दिमाग से भी सोचना है और क्या हो सकता है इसमें, है ना, और कल इसको फिर लिखवाऊंगा इसको, ठीक है। और हेवी है बहुत या ठीक है? ठीक है ना, आया समझ में, आया कुछ तो आया होगा समझ में, है? अगर कुछ इसमें से क्वेश्चन पूछना होगा तो यू आस्क टुमारो, कुछ दिमाग में चलेगा, और अपने से भी पढ़ा है अगर कुछ तो उससे पूछा जा सकता है। और फिर उसके बाद कल इसको पहले लिखवा देंगे और उसके बाद दूसरा टॉपिक कब करेंगे फिर। हाँ हाँ हाँ, देश तो ज्योग्राफिकल वर्ड है, कंट्री इज ऑलवेज ज्योग्राफिकल। देश शब्द आता है भूगोल में, राज्य आता है राजनीति, राष्ट्र आता है राजनीति और संस्कृति। कंट्री इज अ ज्योग्राफिकल टर्म, स्टेट इज ए पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। राजनीतिक और प्रशासनिक शब्द है राज्य, और राष्ट्र है राजनीतिक और सांस्कृतिक, पॉलिटिको कल्चरल, ये पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव, ज्योग्राफिकल। जैसे हम अगर उत्तर में कभी भी लिखेंगे कि भारत एक विशाल देश है, परीक्षक यह एक्सपेक्ट करेगा कि अगली बार हम ज्योग्राफी का एक्सटेंट बताएं। अगर यह लिखा कि भारत एक विशाल देश है जहां संसदीय तंत्र काम करता है, बाकी दोनों सही हैं लेकिन तारतम्यता नहीं है, का मतलब कि न लिखने वाले को देश का अर्थ समझ में आता है, न बहुत पुरानी बात कही जाती है, राइटिंग करेक्ट आंसर इज इजी बट राइटिंग प्रिसाइज आंसर इज वेरी। सही उत्तर सभी लोग लिखते हैं,
सटीक उत्तर लिखने वालों की। अगर मैंने लिखा कि भारत एक विशाल देश है, यह बताना पड़ेगा कि इसका उत्तर से दक्षिण तक और पश्चिम से पूर्व तक इसका। अगर हमने लिखा कि भारत एक राज्य है, तो यह बताना पड़ेगा कि यहाँ संसदीय तंत्र है, प्रशासनिक। अगर हमने यह लिखा कि भारत एक राष्ट्र है, तो हमें बताना पड़ेगा कि भारत की में राष्ट्रवादी भावनाएं कैसे पनपती, संस्कृति, समेकित संस्कृति। तो लिखा गया कि भारत एक राष्ट्र के रूप में भारत अत्यंत सफल कहा जाना चाहिए, क्योंकि अगला जो वाक्य होगा उसमें का टच आना चाहिए, एक्सपेक्टेड होगा। अगर मैं यह लिख दिया कि इसका विस्तार यहाँ से यहाँ तक है, उत्तर से दक्षिण, वाक्य तो सही जरूर है, नंबर नहीं मिलेगा। सही बात है, अंतर सही और सटीक में अंतर है। बात तो लिखने के समय, और प्रशासक को सटीक होना चाहिए ना। शासक तो हमेशा सटीक बात करेगा ना, टू दी पॉइंट, राइट। अगर हम किसी अधिकारी से पैरवी करने जाएं, कलेक्टर को कहें कि मेरा एक काम है, सर बोलेगा ना कि मुझे क्या करना है बताओ, तो यह कह नहीं सकता कि सर ये पूरी फाइल देख लीजिएगा जो आपको सूट। तो पूछेगा ना कि मुझे करना क्या है। मैं कहूँगा क्या मुझे उस व्यक्ति से काम है, वो पूछेगा ना कौन सा काम, ताकि मैं उसको फोन करके यह कहूँ कि यह कार्य है, टू दी पॉइंट। देन ब्यूरोक्रेट्स हैव टू बी वेरी प्रिसाइज। सटीक उत्तर जितना लिखेंगे उतने अच्छे मार्क्स, क्योंकि हम इंप्रेशन उसको नंबर तथ्य पर नहीं देना, उसको नंबर लिखने वाले के मनोविज्ञान पर देना है। हमें लगता है कि हमने आंसर अच्छा लिखा इसलिए नंबर अच्छा आ गया, आंसर पर मार्क्स ही नहीं मिलता, उसको मुझे उसका मनोविज्ञान देखना, क्या व्यक्ति प्रशासक बनने की योग्य है या नहीं। पढ़ाई तो सारे लोग करते हैं, वैश्वीकरण और राष्ट्रवाद अगर निबंध आया तो सारे लोग लिखेंगे। मान लिया मैंने जितनी बात बताई उसमें से 10% कम, किसी का 10% ज्यादा, यही होगा ना, फैक्ट्स तो मोर और लेस वही रहेगा ना, लेकिन नंबर किसको ज्यादा आएगा, इसने उसके माध्यम से यह बताने की मैं मेरे अंदर वो प्रशासनिक गुण या मेरे अंदर है, के लिए सटीक होने की जरूरत, शब्दों पर गौर करना चाहिए, इतने शब्द उस पर गौर करने की, इतना बड़ा फर्क है ये, सीमा पार और पार सीमा हो गया ना, कितना बड़ा अंतर आ गया। एक वर्चुअल है, एक फिजिकल है, एक हमारा विचार है और एक हमारे शरीर से किया जाने वाला। जैसे जो उदाहरण मैंने दिया कि आई वेंट टू चाइना, तो आई क्रॉस द बॉर्डर, बट आई कुड नॉट क्रॉस साइकोलॉजिकली। कहा ना कि अगर मुझे फ्री में भी कोई जाने को कहे तो मैं नहीं जा, क्योंकि मैं ट्रांस बॉर्डर नहीं हो सका मानसिक रूप से, बट आई क्रॉस द बॉर्डर। लेकिन क्रॉस बॉर्डर होने के बावजूद मुझे उस जगह की जो सुंदरता है वह अट्रैक्ट नहीं कर पाई। मैं जिस शहर से गया था, हांगकांग इज अ बेटर सिटी देन वेयर वी लिव इंफ्रास्ट्रक्चरली, है ना, लेकिन दैट ब्यूटी ऑफ द सिटी कुड नॉट अट्रैक्ट मी। इसका मतलब कि फिजिकल चीजें सदैव हमें स्वीकार हो जाएं यह अनिवार्य नहीं है। तो अगर कोई व्यक्ति जाएगा, मुझसे कह के जाएगा कि मैं जा रहा हूं वहां, मैं कहूंगा कि नहीं शहर तो बहुत अच्छा है, लेकिन ध्यान रखना खाने पीने, हैव टू बी पर्टिकुलर। तो जब तक हम मानसिक रूप से वैश्वीकृत नहीं होंगे, तब तक हम शारीरिक रूप से वैश्वीकृत नहीं हो सकते। हम उसमें चुनाव करेंगे कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं। कि विदेश घूमने जाना हो, मुझे चुनना पड़ेगा किस कंट्री में, तभी हो सकता है ना। यह का मतलब है कि फॉर मी द वर्ल्ड इज स्टिल डिवाइडेड ऑन द ग्राउंड ऑफ इधर कल्चर और सोसाइटी और वॉटेवर जो भी कारण है, और जो मुझे सूट करेगा मैं उसको पिकअप करूंगा। मैं वैश्वीकृत नहीं हुआ ना मानसिक रूप से, तो लेकिन ये थोड़ा सा अंतर कर दिया शब्द में, लेकिन उसकी संकल्पना में कितना बड़ा अंतर आ गया। और मान लिया पहला वाक्य ही लिखा जाए कि व्यक्ति के पार सीमा हुए बिना उसके सीमा पार से वैश्वीकरण नहीं हो सकता।
तो पहला ही वाक्य पढ़ते परीक्षा को लगा पता नहीं क्या लिखा है इसने, और उसके बाद उसको एक्सप्लेन करें, देन यू विल फोर्स द एग्जामिनर टू रीड योर एसे। जब पढ़ेगा तो मार्क्स देना ही है, उसको नहीं देने का सवाल ही नहीं। शब्दों पर अगर पकड़ रहेगी ना तो फिर बहुत आसानी है। ठीक है, कल इसको लिखवाता हूं फिर, राइट।